सेक्शन नंबर 32 कवर करूँगा मैं इस वीडियो में। और बेसिकली डिवीज़न 4 है टैक्स अकाउंटिंग की इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, और उसका ये सेक्शन नंबर 32 है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सब सेक्शन 1 इसका कहता है जी, सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस अ पर्सनस इनकम चार्जेबल टू टैक्स shall be computed in accordance with the method of accounting रेगुलरली एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन। ठीक है जी। तो किसी भी जो पर्सन है उसकी जब इनकम जो है दैट इज़ चार्जेबल टू टैक्स, उसकी जब कैलकुलेशन करनी है तो उसकी कैलकुलेशन करते वक्त जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली इस बंदे ने इस्तेमाल किया है, एम्प्लॉयड से मुराद है एम्प्लॉयड बाय सच पर्सन, कि इस पर्सन ने उस मेथड को रेगुलरली जिस मेथड को यूज़ किया है, यानी बहुत जो अकाउंटिंग के मेथड्स हैं उनमें जो मेथड यूज़ किया गया है उसी के मुताबिक जब वो बंदा बिज़नेस अपना रिटर्न जो है वो फाइल करेगा, बिज़नेस इनकम का रिटर्न, तो वहाँ पे वो वही मेथड अकाउंटिंग का यूज़ करेगा जो उसने नॉर्मली वो इस्तेमाल करता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई कि आप जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग है उसको ऐसा नहीं करेंगे कि बिज़नेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके अंदर डिफरेंट मेथड यूज़ करें और इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप जब बिज़नेस इनकम फाइल कर रहे हैं वहाँ पे डिफरेंट मेथड यूज़ करें। ये नहीं हो सकता, एक ही मेथड आप यूज़ करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, मेथड कौन कौन से होते हैं इस पे भी थोड़ी सी मैं रोशनी डालूँगा, और हम चलते हैं सब सेक्शन 2 पे। अच्छा जी, कंपनी के लिए कंडीशन है कि कंपनी जो है वो शेल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो कंपनी जो है वो जब भी उसकी हम इनकम निकालेंगे, ठीक है, तो उसकी इनकम जो है उसका जब हम रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो डेफिनेटली हम वहाँ पे एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है उसको यूज़ करेंगे, जो कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और एक्रूअल को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम दोबारा जो है आते हैं इस पर। तो एक्रूअल जो है उसकी इन डिटेल्ड मैं सेक्शन 34 की सेपरेट वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। ब्रीफली बता देता हूँ कि एक्रूअल बेसिस जो है वो क्या होती हैं। ठीक है जी, एक्रूअल बेसिस ये होती है कि यहाँ पे आप देखें कि शैल ड्राइव इनकम व्हेन इट इज़ ड्यू टू द पर्सन। ठीक है जी, इसको अब मिला के पढ़ लें। अ पर्सन अकाउंटिंग फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन एक्रूअल बेसिस शैल ड्राइव इनकम व्हेन इट इज़ ड्यू टू द पर्सन। ये इसके क्या मुराद है कि आपने किसी से जब कोई इनकम कहीं से आपको आनी है, यानी अभी आपने फिज़िकली इनकम जो है रिसीव नहीं की, आपके बैंक में अमाउंट जो है वो क्रेडिट नहीं हुई। ठीक है जी, आपके बैंक अकाउंट में अमाउंट नहीं आई, ना ही आपने कैश में उससे रिसीव की है, ना कोई इसकी कोई और सूरत है, बल्कि अमाउंट जो है वो आपकी ड्यू है, यानी कि रिसीवेबल है। तो जो भी इनकम आपकी रिसीवेबल होती है एक्रूअल बेसिस में उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे ही इनकम रिसीवेबल हो जाती है हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, रिसीव होती है बाद में या नहीं होती, बैड डेट हो जाते हैं, नुकसान हो जाता है, इससे कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, इनकम रिसीवेबल है तो आपने रिकॉर्ड करनी है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। ज़्यादातर जो है हमारे जो सेटअप है अकाउंटिंग का वो इसी बेस पे चलता है। अच्छा, और एक्सपेंडिचर आपने जब व्हेन इट इज़ पेएबल बाय द पर्सन। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हम क्लेम कर सकते हैं व्हेन इट इज़ पेएबल बाय द पर्सन। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर हमने किया है बट हमने उसकी फ़िज़िकली कोई पेमेंट नहीं की, तो भी हम उस एक्सपेंडिचर को एक्रूअल बेसिस के ऊपर एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि एक्रूअल बेसिस क्या है। मैं दोबारा ब्रीफली बता देता हूँ कि इनकम जो रिसीवेबल है उसको एज एन इनकम ट्रीट करना है करंट जो हमारा टैक्स ईयर है उसके अंदर, और जो एक्सपेंडिचर्स हमारे पेबल हैं उनको भी हमने एज आ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना है, बट लिखना वहाँ पे एक्सपेंडिचर पेबल ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप उसको एक्सपेंडिचर क्लेम कर देंगे। उसकी जो रिकॉर्डिंग होनी है बैलेंस शीट आपकी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसके अंदर, तो उसके अंदर ये एक्सपेंडिचर पेएबल ही आना है, और इसने फिर बैलेंस शीट में भी जाना है कि पेएबल जो होता है वो लायबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो रिसीवेबल इनकम होती है वो आपका बैलेंस शीट में भी जाती है, एज एन एसेट जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर।
डेफिनेटली रेवेन्यू के अंदर रिसीवेबल इनकम का एक जो है वो कॉलम वो बनाया जाता है। अच्छा, अब दोबारा हम आ रहे हैं ऊपर। तो कंपनी जो है वो किस सिस्टम पे करेगी? एक्रूवल बेसिस पे, जो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। और दीगर जो पर्सनस हैं, इसके अंदर पर्सन के अंदर सेक्शन नंबर 80 डिफाइन करता है। पर्सन को आप देख सकते हैं, तो 35-40 इसके अंदर एंटिटीज़ होती हैं शामिल, ठीक है। पर्सन के अंदर इंडिविजुअल भी शामिल होता है और इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी शामिल होती है, एनजीओज़ भी शामिल होंगी, ठीक है। वो वहाँ से आप मेरा सेक्शन 80 देख सकते हैं। तो मैंने 3 कैटेगरीज आपको जो मेन हमारे कॉमनली यूज़ होती है वो बता दी। यानी कंपनी के ऊपर कंडीशन है कि वो एक्रूवल बेसिस को यूज़ करेगी, बट दीगर जो पर्सनस हैं अदर देन कंपनी, वो एक्रूवल बेसिस या कैश बेसिस दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये नीचे सेक्शन नंबर 33 इसको एक्सप्लेन करता है कि जब आप एक्चुअली कैश रिसीव करते हैं तो उसको इनकम ट्रीट किया जाता है, और जब एक्चुअली एक्सपेंडिचर की पेमेंट करते हैं तब इसको एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है। ये रेयरली यूज़ होता है बट यूज़ होता है अकाउंट्स के अंदर, ठीक है। तो ये है जी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि एक्चुअल पेमेंट जब होती है तो तब एक्सपेंस को एक्सपेंस ट्रीट किया जाता है, और जो इनकम है उसको भी तभी इनकम कंसीडर किया जाता है जब एक्चुअल पेमेंट हम रिसीव करते हैं। अच्छा, इसके बाद जनाब, बोर्ड में प्रेस्क्राइब दैट एनी क्लास ऑफ पर्सन शैल अकाउंट फॉर इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑन कैश और एक्रूवल बेसिस। तो बोर्ड जो है वो ऑफिशियल गज़ट के अंदर जो है अनाउंस कर सकता है कि फ़लाँ जो कंपनी है या फ़लाँ जो इदारा है उसको हमने इजाज़त दी है कि वो फ़लाँ तरीका यूज़ कर ले। कोई कंपनी है या इस तरह, उसको अगर कोई उन्होंने दूसरा प्रोसेस जो है एक के अलावा दूसरा अलाउ करना है, स्पेशल यानी कि जो अलाउ करता है बोर्ड। अ पर्सन मे अप्लाई इन राइटिंग फॉर चेंज इन पर्सन's मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कमिश्नर मे by order in writing approve such an application, but only if satisfied that change is necessary to clearly reflect the person's income chargeable to tax under the head income from business। तो अगर आपने इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर रहे हैं और उसमें आप चेंज लाना चाह रहे हैं, यानी कि कैश बेसिस आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप एक्रूवल बेसिस पे जाना चाह रहे हैं, तो कमिश्नर की परमिशन रिक्वायर्ड है। कमिश्नर अगर सेटिस्फाइड होगा तो आपको परमिशन देगा कि आप जो मेथड है उसको यूज़ कर सकते हैं दूसरे को, ठीक है। तो एहतियात से बिज़नेस स्टार्ट जब करना है तो ये इसमें जो भी मेथड आपने एक दफ़ा चूज़ कर लिया, फिर दोबारा उसका चेंज करना कमिश्नर के अप्रूवल के साथ मशरूत है, ठीक है जी। सब सेक्शन 5, इफ़ अ पर्सन's मेथड ऑफ अकाउंटिंग है चेंज्ड, द पर्सन शैल मेक एडजस्टमेंट टू आइटम्स ऑफ इनकम, डिडक्शन और क्रेडिट or to any other item affected by change, so that no item is omitted and no item is taken into account more than once। तो अगर आपने मेथड ऑफ अकाउंटिंग चेंज किया है तो फिर उसके अंदर बहुत सी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेंगी। इनकम के अंदर भी एडजस्टमेंट होगी, डिडक्शंस के अंदर, क्रेडिट के अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा दीगर जो भी आइटम्स हैं जिसके अंदर भी चेंज हुई है, तो आपने अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हुए वो तमाम चीज़ें जो हैं जिनके ऊपर इफ़ेक्ट आया है अकाउंटिंग का मेथड चेंज होने से, ठीक है, तो वो चीज़ों को आपने कंसीडर करना है और उनको डेफिनेटली फिर एडजस्टमेंट के अंदर उनको आपने मेंशन भी करना है कि चूँकि अकाउंटिंग का मेथड हमने चेंज किया है, इस वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फ़लाँ चीज़ जो है उसके अंदर ये चेंज आई है, ठीक है जी। हमारे जो क्रेडिटर्स थे या डेटर्स थे उनके अंदर वो ज़ीरो हो गए हैं, ठीक है, या वो बढ़ गए हैं। जो भी मामला होता है जब एक से आप दूसरे मेथड के अंदर जाते हैं, तो जो भी सिचुएशन होती है, कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, जैसे भी है, तो उस चीज़ की एडजस्टमेंट्स आपने प्रॉपरली करके फिर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। और अगेन बिज़नेस इनकम रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उसके अंदर डेफिनेटली जो अपने अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे वैसे ही आप उसको एज़ इट इज़ वहाँ से एडजस्टमेंट जो है वो आगे भी पोस्टिंग उनकी करेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा जो सेक्शन नंबर 33 है और सेक्शन 34 है उसकी सेपरेट वीडियो में एक ही वीडियो में दोनों सेक्शंस इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ।